मैं ये पूछना चाह रहा सर से कि जैसे फटेरा हम डालेंगे, नमी वाली बात तो आपकी बहुत सही है, ये पूछने की बात है कि ये कितनी पौधे की कितनी ऊंचाई तक काम करता है, नमी भी हम इसे बरकरार दें, बिल्कुल, सारी चीज इसे फुल फैसिलिटी दें, तो ये हमारे कीड़े को कितना गन्ना ऊंचा हो जाएगा, कहाँ तक मार करेगा यूं? इसकी पहले वीडियो में बता दिया था। ये कपिल राठी जी हैं, ये जी इन्होंने कमेंट करा कि आपकी वीडियो हम डेली देखे हैं और आपका जो काम है वो हमें बहुत पसंद लगा। तो देखो, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे लोग जो देखते हैं, मुझे कोई कमी दिखाई देती है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, जिसे अच्छा लगता है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जानकारी मिल रही है, आपके लिए लाभान्वित हो सकती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो पे बने रहिए। मेरा राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है भाई वो है अक्खापुर गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर, और जो तारीख जो है आज है 22 जून, और भाई गन्ने के ऊपर वीडियो चल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कुछ किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं कि किस दवाई के साथ कौन सी दवाई यूज कर सके हैं, किन पोषक तत्वों के साथ कौन सी दवाई यूज कर सके हैं, जैसे कोराजिन के साथ जी सल्फर यूज कर सके हैं, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट देखने मिले। तो भाई इस टॉपिक पे आज पूरी वीडियो ही बना रहे हैं। सामने किसान भी हैं और अपना कुशलवीर सिंह जी भी हैं, तो उनसे भी जानकारी लेंगे और जो किसान के कुछ समस्याएं हैं उनकी जानकारी भी लेंगे, और कुशलवीर सिंह जी जो है उनका जवाब देंगे। तो एक बार जो है पहले इनका परिचय करा दूं। राम राम जी। राम राम जी। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। हाँ। तो आज की आपकी कोई समस्या जी? बस समस्या तो खेती में है ही, कोई भाई दवाई कोई काम नहीं कर रही, या कोई बताते था दुकानदार भी टेम्परेचर ज़्यादा है इस वजह से दवाई नहीं काम करती, और बीमारी भी इस साल तो बीमारी नहीं है कि मौसम काफ़ी गर्म रहा है, पछुआ हवा चली है जी। शुरू में तो थी बीमारी गिंडार की, तो बीमारी वैसा कोई है नहीं। इनकी जी बात आपने सुनी, इसके बारे में पहले जानकारी दो, फिर अपना टॉपिक तो है ही जी। हाँ, टॉपिक ये है, किसान की समस्या है कि किसान के सामने समस्या रहती है, दवाइयाँ बहुत महंगी है, दुकानदार से लेते हैं, कभी ज्ञान के अभाव में दुकानदार जो चीज़ उसकी कम बिक्री है वो भी दे देता है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे भी दे देता है, क्योंकि दुकानदार खेत पे आके नहीं देखता, किसान बताना कुछ चाह रहा है, समझा कुछ है, इससे भी कोई एक समस्या को जन्म मिलता है। तो मैं पूरे आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। पहले जो आपने टॉपिक रखा है, मैं टॉपिक पे बात करता हूं कि पोषक तत्वों के साथ इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक या फफूंदीनाशक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही सवाल है आपका। कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन है जिनके साथ में वो दवाई नहीं मिला के प्रयोग कर सकते। जैसे कभी भी आप डीएपी या फास्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में जिंक नहीं मिलाना चाहिए। जो ईडीटीए फॉर्म में जिंक आती है उसे भले ही मिला लो, लेकिन मैं सलाह देता हूं उसे भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्प्रे वाला एनपीके आता है जिसमें फास्फोरस है, उसके साथ कभी भी जिंक को मिलाकर प्रयोग ना करें। नंबर 2, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड दवाई का प्रयोग ना करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ यदि कहीं जरूरत पड़ती है तो स्टेप्टोसाइक्लिन दवाई को मिला सकते हैं जो बैक्टीरियोसाइड होता है। कुछ दवाइयों के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, जैसे हम इंसेक्टिसाइड, चाहे आपने क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन हो, चाहे हमारा टालिस्टार हो, चाहे हमारा प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन हो, कोई भी इंसेक्टिसाइड है उसके साथ में हम क्या क्या मिला सकते हैं। फेरस सल्फेट उसमें मिला सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट मिला सकते हैं, उसके साथ में हम सल्फर मिला सकते हैं। इन दवाइयों को मिला के हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा 2 या 3 से ज़्यादा दवाइयाँ किसान को नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी उनके नाम ना बता पाऊँ या समय कम होने के कारण उनके डिस्कशन ना हो पाए, तो 2 या 3 दवाइयाँ ही एक टंकी में, एक टैंक के अंदर मिलानी चाहिए। इससे ज़्यादा की मैं सलाह नहीं देता। बाकी आपके कोई सवाल हो तो, किसानों के कोई सवाल हो मैं उनके भी जवाब दूंगा, और पहली वीडियो की कोई सवाल हो तो उनको मैं स्पष्ट कर देता हूँ।
आपका जी कोई सवाल है? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, ये आपने सही कहा कि ये भी कॉपर के साथ में इंसेक्टिसाइड नहीं मिलानी चाहिए, तो ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी। अच्छा, एक अकेली करनी चाहिए कॉपर को? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही ऐसी दवाई है जिसे अकेली करनी चाहिए, इसके साथ किसी खाद दवाई को ना मिलाए, अवॉइड करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बेहतर रिजल्ट उससे ही मिलते हैं। ठीक है। ज़्यादा दवाइयों का एक साथ मिलाना, क्यों भाई, ज़्यादा अगर डॉक्टर ने ज़्यादा दवाई दे दी तो वो उसका साइड इफेक्ट भी तो हो जाए, बिल्कुल हो जाता तो है। हम साइड इफेक्ट को समझ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल और जो दुकानदार ने दे दी वो ही लेने, बस ज्यादा दे दी तो हो सका ज्यादा ही असर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर हम कॉम्बिनेशन से लेंगे तो थोड़ी दवाई भी ज्यादा काम करेगी। प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन है, 2 दवाई इसमें ऑलरेडी मिली हुई है। हाँ। 2 दवाई इसलिए मिली, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होता। आप इसके साथ में यूरिया भी मिला सकते हैं, आप इसके साथ में फेरस सल्फेट भी मिला सकते हैं, आप इसके साथ में जिंक भी मिला सकते हैं, आप इसके साथ में WDG सल्फर भी मिला सकते हैं। यदि हम NPK 19-19 20-20 052 34 मिला रहे हैं तो हमें जिंक को इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन की किसान को जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ किसान है जी वो कमेंट कर रहे जी। हैं कि हम अपने खेत में जैसे कोराजिन, फटेरा इन चीजें लगा रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रही है, तो उनका कारण बताओ जी, क्यों ना रिजल्ट नहीं मिल पाते? बिल्कुल सही है। देखो, 4 चीजों पे ध्यान रखना चाहिए: सही दवाई, सही समय, सही मात्रा और सही तरीका। ये 4 चीज होगी तो ऐसा नहीं है कि दवाई असर ना करे। नंबर 1, असर क्यों नहीं दिखाई देता? जब टॉप बोरर की सूंडी गन्ने के अंदर एंटर कर जाएगी, हम जब कोराजन या फटेरा लगाए तब हमें उस रोग, उस कीट से ग्रसित पौधे दिखाई देंगे। हम कहेंगे दवाई खराब है, लेकिन खराब हमारा लगाने का समय है। नंबर 2, कुछ किसान भाई यूरिया को कोराजन को यूरिया के कट्टे में खोली या एक तिरपाल पे खोल ली, उसमें हल्दी या नील डाल दिया और उसे मिला दिया एक जगह कि सब दाने पीले या नीले हो गए, तो ये समझो कोराजन सब पे कोट होगी, और उसे खेत में बिखेर के पानी भर दिया। उसमें भी दवाई 10-20% असर करती है, नहीं तो 80% दवाई व्यर्थ में जाती है। महंगी दवाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कभी कभी कुछ किसान भाई अभी भी इतना अंधविश्वास है, कहीं कहीं से खुली हुई दवाई लाते हैं, नुगो ये कोराजन का ही साल्ट है, अब पता नहीं उसमें क्या है, किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, पेप्सी की बोतल में खुली हुई दवाई ले आते हैं, दूध जैसा दिखाई देता है, नुगो ये कोराजन का साल्ट है, सस्ती पड़ती है। तो पता नहीं, ऐसी दवाइयों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, सही दवाई भी काम नहीं करती। दूसरे, कोराजन 150 मिलीलीटर दवाई को 400 लीटर पानी में घोल के मोटी धार से ड्रेंचिंग करने पे और तुरंत सिंचाई कर दे और खेत में नमी बना के रखे, तब अच्छा असर करती है। यदि आपने दवाई डाल के खेत सूखा छोड़ दिया तो कोराजन का कोई असर नहीं होगा। यही केस सेम फटेरा के साथ भी है। फटेरा भी नमी के साथ काम करता है, क्योंकि वो कैप्सुलेटेड है, उसमें 2 पानी और ज्यादा चाहिए कोराजन के मुकाबले। क्योंकि ये पौधा है, जड़ में हम दवाई डाल रहे हैं, ऊपर की तरफ वो जाती है, जाइलम से फ्लोएम की ओर दवाई जाती है। यदि पानी या नमी खेत में है तो वो जल्दी से जाती रहेगी, और पानी की कमी आ गई, खेत में खुश्की आ गई, तो वो दवाई जहां तक पहुंची है वहां तक रुकी रहेगी, आगे नहीं पहुंच पाएगी। जब दूसरा पानी लगेगा तभी पहुंच पाएगी। जी हाँ जी, अब बताओ। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा सर से कि जैसे फटेरा हम डालेंगे, नमी वाली बात तो आपकी बहुत सही है, ये पूछने की बात है कि ये कितनी पौधे की कितनी ऊंचाई तक काम करता है? नमी भी हम इसे बरकरार दें, बिल्कुल सारी चीज इसे फुल फैसिलिटी दें, तो ये हमारे कीड़े को कितना गन्ना ऊंचा हो जाएगा, कहाँ तक मार करेगा यूं? जी। इसकी मार क्या है? गन्ने की जो ऊंचाई हो सकती है वहीं तक वो जाएगा, जाने में टाइम लगना एक अलग बात है। जी। छोटी फसल में आप डालते हैं तो 1 हफ्ते में पहुंच जाता है। यदि ऐसी फसल है, ये ऊंचाई आ रही, तो 10 दिन भी लग जाते हैं पहुंचने में, और नमी के साथ पहुंचेगा। कुछ किसान इसमें भ्रम पैदा करते हैं या दुकानदार करते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पे गन्ने में फटेरा या कोराजन का असर नहीं पहुंच पाता या वर्टाको का नहीं पहुंच पाता। उसे मैं यही कहना चाहता हूं, एक गन्ने को नीचे से काट दो आप, थोड़ी देर में सूख जाएगा। या वो पेड़ दिखाई दे रहा आपको, 40 फुट ऊंचाई होगी उसकी, उसे नीचे से आरी से काट दो,
जो छोटी वाली 40 फुट ऊंची पत्ती वो 1 घंटा नहीं लगेगा उसको सूखने में। कारण क्या है कि नीचे से न्यूट्रिएंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तारतम्य बना हुआ, जाइलम और फ्लोएम दोनों जिंदे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तब ये अपना काम करते रहेगी। तो जाने में टाइम लगता है लेकिन दवाई जाती जरूर है जी। तो कुछ जी कमेंट हैं किसान के, उनके बारे में जी हाँ बिल्कुल जानकारी ये भी दीजिए। कमेंट ही था जी। युवराज सिंह है, वो बोल रहे हैं कि सीओसी का रिजल्ट कितने दिन का है? सीओसी का रिजल्ट मात्र 20 दिन का है। यदि आपको रिजल्ट बढ़ाना है तो कोनिका नाम की दवाई आती है धानुका कंपनी की, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन इंसेक्ट फंजीसाइड और बैक्टीरियोसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसका रिजल्ट 35 दिन का माना जाता है, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अतुल को तोमर हैं जी, वो कह रहे हैं कोराजिन तथा लैम्डा का स्प्रे एक साथ कर सकें या नहीं? देखो, कोराजन कभी भी स्प्रे में यूज नहीं करनी चाहिए गन्ने के अंदर। यदि आप धान वगैरह में यूज कर रहे हैं तो कोराजन को आप लैम्डा के साथ स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन गन्ने में कोराजन की ड्रेंचिंग होती है और लैम्डा काम करता है पत्ती के ऊपर, तो कभी भी मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ही दवाई काम करेगी। अमित ढाका है जी, वो बोल रहे हैं कैल्शियम और सल्फर का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फर को एक साथ मिला के बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि 1 किलो प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट और 1 किलो प्रति एकड़ की दर से WDG सल्फर 200 लीटर पानी में घोल बनाए, और घोल बढ़ाना है तो सांद्रता यही रखे। ये जी विपिन पाल हैं, डबल लाइन ट्रेंच की जानकारी। डबल लाइन ट्रेंच जो है ये बुआई की एक विधि है जिसमें 2 लाइनों के बीच में कम गैप और फिर 4 फीट की दूरी पे फिर वही गैप होता है। तो इसमें यानी 45 सेंटीमीटर का गैप 2 लाइनों के बीच में होना चाहिए, और फिर 4 फीट के गैप के बाद फिर 2 लाइनें 45 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। इसे किसान भाई ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपका साधारण रेजर है जो आपने 2 फीट पे 24 इंच पे 26 इंच पे सेट कर रखा है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि 2 लाइनों की बुआई करें और 1 लाइन छोड़ दे। इससे भी आप डबल लाइन ट्रेंच की बुआई कर सकते हैं। ये बोबी चौहान और राम चौधरी हैं, दोनों का एक ही कमेंट है, कोराजिन कितने दिन तक काम करती है? कोराजन कंपनी तो 90 दिन बताती है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोराजन 60, 65, 70 दिन हद के हद काम करती है। तो 60, 65, 70 दिन, 60 से 70 दिन के बाद में दोबारा रिपीट कर देनी चाहिए। ये फैजान अली हैं, ये कह रहे हैं एमी स्टार टॉप का स्प्रे रेड रोट में किया जा सके नहीं? हाँ, रेड रोट लगने के बाद में कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जहां में संदेह है कि रेड रोट लगने के चांस है या पेड़ी पौधे गन्ने में रेड रोट के कुछ गन्ने कुछ कलम पाए गए थे, उसकी पेड़ी है, तो हम प्रिवेंशन के रूप में रेड रोट के लिए एमिस्टार टॉप 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। पर्व एंड AR बिजरोल कमेंट कर रहे हैं COC और प्रोफेनोफॉस एक साथ स्प्रे कर सकें नहीं? करना नहीं चाहिए। यदि करना भी है तो पहले COC का घोल बना ले और टंकी में प्रोफेनोफॉस डाल के आप कर सकते हैं। दोनों को एक साथ घोल बना के लंबे टाइम नहीं रखना चाहिए। ये शाहिद हैं, ये कह रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर कार्टप का स्प्रे कर सकें नहीं जी? देखो, कार्टप का स्प्रे, सभी दवाइयों का स्प्रे गर्मी के दिनों में जो आजकल समय चल रहा है 44 का टेम्परेचर चल रहा है, उस पे 40 से ऊपर पे ही होता है, लेकिन स्प्रे शाम के टाइम करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये कुलदीप सद्दू हैं जी, ना कोराजिन काम कर रही है और ना फटेरा, इनका क्या बोलना चाहोगे? इनका मैंने यही बताया था कि सही दवाई, सही समय, सही मात्रा और सही तरीका ये प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दवाई काम नहीं कर रही, अब तक समस्या आ जाती तो दवाई अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा समय, मात्रा या तरीका कहीं ना कहीं हमें चेंज करना चाहिए। ये मैंने पहले ही सबसे पहले वीडियो में बता दिया था। ये कपिल राठी जी हैं, ये जी इन्होंने कमेंट करा कि आपकी वीडियो हम डेली देखे हैं और आपका जो काम है वो हमें बहुत पसंद लगा। तो देखो, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे लोग जो देखते हैं, मुझे कोई कमी दिखाई देती है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, जिसे अच्छा लगता है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जानकारी मिल रही है, आपके लिए लाभान्वित हो सकती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो पे बने रहिए। मेरा काम किसान की सेवा करने का है, मैं करता रहूंगा। जी जी, आप बताइए। एक सर से एक सवाल एक छोटा सा ही पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ये आपने कोरोजन की विधि उस पर बताई जी, ड्रेंचिंग से। हाँ, ड्रेंचिंग से,
अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई वो कर देते हैं, कुछ समय नहीं मिल पाता। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, हमने वो जब भी हमें समय नहीं है, इसकी और कोई विधि और कोई हो जो सूटेबल हो, नुकसान ना दे, तो उन्होंने बताई कि भाई इसकी एक विधि यूँ है कि खेत में पानी भर लो, और पानी भरने के बाद जैसे आपने अभी भाई बताई कि उसे कोरोजन को यूरिया में मिला लो अच्छी तरह, या हल्दी या जो भी मिलाओ। अगर आप उसको जब एक साथ बखेरोगे तो उसका रिजल्ट भी काफी हद तक ठीक आने की संभावना है। ऐसा हो सके जी? हाँ, मैं बताता हूँ, वही बात बता दी। देखो, ड्रेंचिंग करने का मतलब क्या है? कोराजन पौधे की जड़ के पास जानी चाहिए। ड्रेंचिंग का मतलब ये है पानी भर के, और सूखे खेत में, मैंने पहले ही बताया था, सूखे खेत में करनी चाहिए, ताकि जहां हमने जड़ के पास दवाई डाली वहां से बह के इधर उधर ना जाए। और जो आपने बताई है कि पानी भरे हुए खेत में हम खाली कूड़ जो है उसमें दवाई की मात्रा ज्यादा जाएगी, पौधे की जड़ के पास कम जाएगी। इसी तरह से 20% तक ही दवाई काम करेगी, 80% व्यर्थ जाएगी। जी भैया, अपना कोई सवाल? हमारा सवाल ये है, हर्बिसाइड का जो हर्बिसाइड लगाते हैं, तो इसे हम ये बताओ कि इसकी टाइमिंग क्या है? इसे हम अब जैसे इतना ज़्यादा वो टेम्परेचर, तो हम इसे सुबह के समय लगाएं या शाम के समय लगाएं हर्बिसाइड? जी आ जाओ। देखो, हर्बिसाइड, गन्ने में जो हर्बिसाइड यूज करते हैं, नंबर 1 जो हमारे घास है उसके अनुसार हर्बिसाइड डिसाइड होते हैं। मोथा है तो उसके लिए हेलोसल्फ्यूरान, जिसे हम सैंप्रा कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। सुबह करे या शाम को करे, लेकिन नमी में करे, और ठंड के टाइम करे तो ज्यादा अच्छा, दोपहर में ना करे, उसमें दवाई की एफिकेसी ज्यादा रहती है। नंबर 2, दूसरी तरह के है ब्रॉड लीव्स और नैरो लीव्स, दोनों मिले हुए हैं, तो हम ये 2,4-D और मेट्रीब्यूजिन का प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर एमिनो साल्ट वाली 2,4-D और 200 ग्राम मेट्रीब्यूजिन को 200 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करते हैं। या कुछ दवाइयों कॉम्बिनेशन है, जैसे वेस्निट कंप्लीट, टोप्रामेजोल और एट्राजिन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। 1200 ml दवाई को 150 से 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना के पूरे खेत में स्प्रे कर दे। सभी दवाइयों का प्रयोग करने के बाद 3-4 दिन बाद दोबारा से पानी देके नमी बनाना आवश्यक है। और जब घास छोटी हो तभी दवाई का प्रयोग करे, झाड़ बनने पे कोई दवाई कारगर नहीं होती। जी, और कोई सवाल भैया? तो भैया, आज जो ही ये वीडियो ही अक्खापुर गांव के अंदर किसान ने अपने सवाल भी रखे, और हमारे कुशलवीर सिंह जी ने जो जवाब भी दिए, और जो हमारे कमेंट करके किसान पूछे हैं उनके बारे में भी जानकारी ली। तो एक बार भैया इनका एक परिचय सा और करवा दें। अच्छा, राम राम जी। राम राम। अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो, जो हमारे किसान, जो दर्शक तुम्हें देख रहे हैं। नाम, गाँव का नाम? हमारे गांव का नाम अक्खापुर है, मेरा नाम है राजेश कुमार शर्मा जी। तो जैसे कुशलवीर सिंह जो हैं जानकारी दे रहे हैं गन्ने के ऊपर, तो सही लग रही है जी जानकारी? बहुत ही अच्छा सुझाव था, बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, हमसे बात से संतुष्ट हैं। मैं यही चाहूँगा सभी किसान भाई इनके बताए गए सुझावों के अनुसार चलें, उनका अनुपालन करें और इनके निर्देशन में कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कमेंट भी है, उसमें हमने सवाल भी रखे, जवाब भी दिए, तो कहीं ऐसा तो ना लगा कि कुछ गलत बता दिया? नहीं, कोई गलत नहीं बताया, बहुत ही अच्छे सवाल भी थे और जवाब भी बहुत ही अच्छे थे। किसान के पक्ष में काम कर रहे हैं बहुत, बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा लग रहा है ना जी। एक बार परिचय कराओ जी अपना। मेरा नाम प्रभात शर्मा है, मैं अक्खापुर का निवासी हूँ जी। और जो आपका ये प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, और भविष्य में ऐसे प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हों। अब से पहले जो 2 साल हो गए, हमने 23 बोया शुरू में जी, तो मील में आए मलिक साहब, वो कई बार खेत पे भी आए, उन्होंने भी देखा, तो हमारी मीटिंग भी हुई वहाँ, हम भी गए, तो उन्होंने बहुत बात बताई, जैसे सर ने बताई है, हमें इन्हों की बात बहुत अच्छी लगी। अगर कोई कमेंट्स हो रहा है और उसका जवाब हो रहा, तो किसान को जो है सही जानकारी मिल रही है, तो वो एक तो कमजोरी में तो है ही किसान, परंतु वो लुटने से बच जाएगा। बिल्कुल जी, इन तुम्हारी वीडियो से वो लुटने से बच जाएगा और अपनी फसल को सही समय पे दवाई पानी देगा। तो उन्होंने हमारी बात हुई, कई बात हुई उनसे, बहुत वार्ता हुई, तो वो ये कह रहे कि भाई मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या देना, क्या क्या होना चाहिए।
परंतु उनका समय मील में कम रहा। हमने फिर वो जानी लिस्ट नहीं बनी, भाई सर भाई साहब लिस्ट नहीं बन पाई, तो अभाव रह गया उसका। तो उस अभाव को हमारे सर ने पूरा किया है। हम इनसे पूरे संतुष्ट हैं और ये प्रोग्राम चलता रहना चाहिए, इससे किसान को बहुत लाभ होगा। अच्छा जी, अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम बलबीर सिंह, ग्राम अक्खापुर जी। तो कुछ जानकारी जैसे हम अपने चैनल के माध्यम से कुशलवीर सिंह जी दे रहे हैं जी। तो सही लगी जी जानकारी? नहीं, हमें भी देखो थोड़ी जानकारी हमें भी है, हम किसान हैं, बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये जानकारी बहुत ठीक दे रहे हैं। भाई कैसे दवाई का इस्तेमाल होना चाहिए, कौन कौन दवाई मिलकर करनी चाहिए, ये कोई दवाई अकेली करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये हमें सही जानकारी दी, इनके माध्यम से हम और अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया किसान के फेवर में। देखो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो दुकानदार हैं जी वे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो किसान जो बता देगा वो दवाई दे देंगे, ना कि वो खेत पे आते ना देखने जाते कुछ भी। और उसमें कुछ किसान भी गलत दवाई लिया मैं, कुछ वे दे दे मैं अपने पास से रखी हुई था। हम ये चाहते हैं कि किसान सही तरीके से जो है दवाई का प्रयोग करे और अपनी फसल ने अच्छी तरीके से पैदावारी ले। जी जी। तो कोई दिक्कत तो ना लगी? कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी है प्रोग्राम आपका। ये भी किसानों को इस माध्यम से जो है बात पहुंचनी चाहिए, किसानों के पास भी क्या क्या दवाई लगानी चाहिए, किस टाइम पे लगानी चाहिए, कैसा मौसम हो, किन किन दवाइयों का कॉम्बिनेशन हो। जी, ये आपका जो माध्यम है, ये वीडियो के माध्यम से जो बात पहुंचाई जा रही है किसानों के पास, इसके लिए हम धन्यवाद है आपका। जी जी। अच्छा भैया, एक बार अपना परिचय करवाओ। जी, मेरा नाम ऋषिपाल है, जी। गांव? मानक चौक। अच्छा, तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, कुछ सही लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं तो दूसरे गांव से सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। तो भैया आज की जो वीडियो है वो स्पेशल जो बनाई गई है वो बनाई गई है कि कीटनाशक या हर्बिसाइड जो हैं उनके साथ किन किन दवाइयों का कॉम्बिनेशन और किन पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, और अपना जो किसान के कमेंट है जो वे है वो पूरी जानकारी दी गई। अगर फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।